नमः सर्वेभ्यः। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपको हमारी कल वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा। आपको प्रत्येक कंटेंट पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। वो कहते हैं ना, सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। कल हमने कर लिए थे महाश्व सूत्र और प्रत्याहार। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं वर्ण विचार। कोई बता सकता है क्या वर्ण विचार कहते किसको हैं? है कोई? अच्छा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। और और कोई बता सकता है? हाँ, लेकिन वर्ण कहते किसको हैं ये बताओ मुझे। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ध्वन्यः लिखित रूपम वर्णम। जो वर्ण है आपका वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्णमेव अक्षर। जब शब्द किसको कहते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात वर्णानाम समूहम शब्द। अच्छा, अगर हम पद किसको बोलते हैं? पद। शब्द के अंत में सुप विभक्ति और तिंग क्रिया प्रत्यय हो तो उसकी पद संज्ञा हो जाती है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है सुप तिंगतम, लास्ट में आपका खाली स्थान छोड़ दिया जाता है सुप तिगंतम पदम। अच्छा, सुप क्या होता है और तिंग क्या होता है? कोई बता सकता है? सुप और तिंग। सुप जैसे आपने रूप किए होंगे, राम का रूप, इसमें होता है आपका सुप प्रत्यय होते हैं सु, औ, जस, अम, औट, सस, इस टाइप में आपके होते हैं ये वाले। तो ये आपके शब्द के अंत में लगते हैं तो वो आपका पद बन जाता है। और ये आपकी होती है धातु के साथ लगते हैं ये वाले। अच्छा, वाक्य किसको बोलते हैं? वाक्य पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है? वर्ण। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। और आपके शब्द के अंत में सुप और तिंग प्रत्यय होते हैं तो उनकी हो जाती है पद संज्ञा। इसको हम बोलते हैं सुप्तिंगतम पदम। ये आपका इम्पोर्टेंट है, सुप्तिंगतम पदम। और पदों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य क्या होता है आपका? वाक्य की कुछ विशेषताएं होती हैं। कोई बता सकता है कि कौन कौन सी होती हैं आपकी? जी, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, सन्निधि यानी कि समीपता। योग्यता क्या होती है? योग्यता यानी कि जो कर्ता में क्रिया के अनुरूप योग्यता होने पर ही पदों का समूह वाक्य कहलाता है। जैसे अगर मैं बोल दूं वह अग्नि से सींचता है, वह अग्नि से सींचता है, या फिर जल से जलता है, ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि अग्नि में जलाने की क्षमता है, न कि सींचने की, न कि सींचने की। अब क्या पढ़ा था हमने? अग्निना सींचती जलेन दहती, ये दोनों ही आपके क्या थे? गलत थे। तो इसके अंदर योग्यता वाला क्या हुआ? अग्निना दहती, अग्नि से जलता है, जलेन सींचती, जल से सींचता है। तो यह क्या होगी आपकी वाक्य की योग्यता। अब आती है अपनी आकांक्षा। आकांक्षा, अगर मैं बोलती हूँ मैं और राम आज, इसमें कोई अपनी आकांक्षा नहीं हुई, तो आकांक्षा क्या होती है? अहम राम च अद्य, इसमें कोई आपका पूर्ण वाक्य नहीं है, योग्यता पूर्ण नहीं है आपकी, तो ये आपका वाक्य अधूरा है।
आसक्ति यानी कि सन्निधि यानी कि समीपता, कर्ता और क्रिया के बीच में समीपता होनी चाहिए। अगर मैं बोल दूं मैंने सुबह बोला देवदत्त, दोपहर में बोला अद्य, शाम को बोला गमिष्यति, तो ये इसमें आपकी कोई समीपता नहीं है, ये सब अलग अलग हो गए आपके। ठीक है, तो देवदत्त अद्य गमिष्यति, इनको अगर हम इकट्ठा लिखते हैं, इकट्ठा बोलते हैं, तभी आपकी क्या होती है, सन्निधि या समीपता। ठीक है। अच्छा, लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है आपकी वर्ण, और भाषा की सबसे वरीयतम इकाई कौन सी है आपकी? वरीयतम इकाई है आपकी वाक्य। क्या है? वाक्य। अब हम करते हैं वर्ण भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं आपके? कोई बता सकता है क्या? वर्ण के भेद होते हैं दो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कौन से होते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ये आपके खालिस्तान में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा व्यंजनः, इस टाइप से पूछ लिया जाएगा, तो इनको आपको ध्यान रखना है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं? स्वर। क्या कहलाते हैं आपके? स्वर। जैसे ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, ये आपके हो गए 9 स्वर अच प्रत्याहार रूप में माहेश्वर सूत्रों में वर्णित हैं। माहेश्वर सूत्र याद कर लिए होंगे आपने। जैसे देखो, कल हमने ये माहेश्वर सूत्र किए थे, ए ई ऊण, री लरीक, ए ओंग, ऐ औच। आपको जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ए ऐ ओ औ, ऐसे याद नहीं रखना इनको, इनको करना है ए ओ ऐ औ। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माहेश्वर सूत्र में आपके हो गए ये 9 स्वर, ए ई उ, री लरी, ए ओ ऐ औ। ठीक है, ये हो गए आपके। अच्छा, अब इसके अंदर आपके आते हैं कि स्वरों को भी स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे मूल स्वर, दीर्घ स्वर, समान स्वर, संयुक्त स्वर आदि। मूल स्वर को ही हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, लरिजु स्वर। इसको हम लरिजु स्वर भी बोलते हैं। ये आपके कितने होते हैं? 5, ए, ई, उ, री, लरी। दीर्घ या गुरु स्वर, दीर्घ यानी कि बड़ा, ये होते हैं आपके 8, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, आपके हो गए समान या सवर्ण स्वर जो एक समान आते हैं, जैसे ए आ, ई उ, री री। ठीक है, आपके संयुक्त स्वर कितने होते हैं? आपके संयुक्त स्वर होते हैं आपके 4, ए, ओ, ऐ, औ। ए को हम लिखते हैं ए प्लस ई ए, ओ को लिखते हैं ए प्लस उ ओ, ऐ को लिखते हैं ए प्लस ए, औ को लिखते हैं ए प्लस ओ। अब आपका आता है अयोगवाह स्वर। अयोगवाह स्वर कितने हो गए आपके? आपके अंग है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह कोई बता सकता है क्या? ए माने नहीं योग, जिनका किसी के साथ योग ना हो, जो न स्वर हो न व्यंजन हो, उनका अपना अलग ही होता है, जैसे अंग और ए। अब आपके आ गए व्यंजन वर्ण। परतंत्र वर्ण व्यंजना, यानी कि जो स्वर मात्राओं की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है वे आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे इनकी आपकी संख्या कितनी होती है? 33। संस्कृत व्याकरण में इनकी संख्या कितनी होती है? 33। 33 को हम लिखते हैं 63। जैसे आपका क वर्ग, क वर्ग को हम कु, जैसे हम आगे यूज करेंगे कु, अकु है, इचु, लरितु, ये हो गए आपके। तो क वर्ग कु, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग चू से हम इसको संकेत देते हैं, च, छ,
ज झ ञ। ट वर्ग टू। ट ठ ड ढ ण। त वर्ग तू। त थ द ध न। ठीक है। अब आपका आ गया प वर्ग यानी कि पू। प फ ब भ मै। इसके बाद आ गया आपका अंतस्थ य व र ल। हिंदी में हम पढ़ते हैं य र ल व, लेकिन इसमें आपको पढ़ना है य व र ल। ऊष्म वर्ण यानी कि श स है। अयोग वाह व्यंजन वर्ण, एक होता है आपका उपपदमानीय, एक होता है आपका जीवामूलीय। उपपदमानीय होता है आपका प और फ, इसके आगे हम ये वाला निशान लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद आ गया जीवामूलीय। जीवामूलीय आपके होते हैं क ख, ये हम इसके आगे भी ये निशान लगा देंगे। ठीक है। अब आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। क प्लस क्ष, त प्लस त्र, श प्लस श्र, ज प्लस ज, द प्लस ध। ठीक है। अब जो आपके स्पर्श वर्ण है ये आपके कितने हैं 25। क से मैं तक यानी कि क ख ग च छ ज, ये वाले आपके कैसे मैं तक, यानी कि देखो इसका कैसे याद रख सकते हैं हम। कादियो मावसानाम स्पर्शा, यानी कि कैसे मैं तक वर्णों को हम क्या बोलते हैं स्पर्श। अब आपका आता है अंतस्थ वर्ण। 4 होते हैं आपके ये व र ल। यणोंगत स्था, यणोंगत स्था, आप ये सोचते होंगे ये यणोंगत स्था क्या है। कल आपने महेश्वर सूत्र किए होंगे, तो देखो ये बड़ा है य व र ट लण, उसने क्या बोला है यण, यण तक, य से शुरू हो जाओ आप, य व र ल। ये ट भी छोड़ना है और अण भी छोड़ना है, क्योंकि इनकी आपकी क्या हो गई इत संज्ञा, क्या हो गई आपकी इत संज्ञा। तो य व र ल। तो आपने देख लिया होगा कि महेश्वर सूत्र का कितना प्रयोग होता है। यही तो आपका व्याकरण का बेस है, इनको तो याद करना जरूरी ही जरूरी है आपको। ठीक है। अब आपका आ गया ऊष्म वर्ण। 4 होते हैं आपके श स है, सल उष्माण, ये भी आपका महेश्वर सूत्र से ही बना है। ठीक है, पक्का क्लियर है आपको। अब देखो जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं उनको हम उदित व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम उदित व्यंजन भी बोलते हैं। तो आपके वर्गीय व्यंजन कितने हैं आपके 25। तो उदित व्यंजन भी आपके कितने हो गए 25। कितने हो गए आपके 25। ठीक है। जो आपके ये अंतस्थ वर्ण है और ऊष्म वर्ण है ये आपके वर्ग में नहीं आते हैं, वर्ग में नहीं आते हैं। तो ये जो आपके 8 हैं ये आपके क्या हो गए अवर्गीय व्यंजन, अवर्गीय वर्ण, सॉरी अवर्गीय वर्ण यानी कि अनुदित वर्ण। ठीक है। तो सभी वर्णों के स्थान कितने होते हैं, कोई बता सकता है वर्णों के स्थान कितने होते हैं। वर्णों के स्थान होते हैं आपके 2। एक हो गया आपका उच्चारण स्थान, एक हो गया आपका प्रयत्न स्थान। अब आपका उच्चारण स्थान ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपका। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, इनमें से एक तो आता ही आता है। ठीक है। अब देखो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, ऐसे ए कु से क वर्ग, क ख ग ग है हो गया और ये आपका हो गया विसर्ग, यानी कि ए आ क वर्ग है और विसर्ग, इनका आपका स्थान कौन सा है, आपका उच्चारण स्थान है आपका कंठ है। ठीक है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ये पूछ लिया जाता है इनमें से। जैसे अकु है विसर्जनीय नाम, यहाँ पे आपको
खाली स्थान दे देगा और पूछ लेगा कंठ है मूर्धः दंतः, इस टाइप से। तो आपको इनको भी याद रखना है, ठीक है। अब आपका आता है ईचू यशानाम तालु। ई चू से च वर्ग आपका च छ ज झ ये, और आपका य और श, ठीक है। ईचू यशाणाम तालु, इन सब का उच्चारण स्थान आपका हो गया तालव्य। इसके बाद आपका आता है रीटू रसाणाम मूर्धा। रीटू रसाणाम मूर्धा, री से री और बड़ी री, इसको हम अपने आम भाषा में तो छोटी री बड़ी री छोटी ई बड़ी ऐसे बोलते हैं, लेकिन उच्चारण में बोलना हमने री। इसके ज़्यादा आपको थोड़ी लंबी खिंचावट होती है इसके अंदर। री ट वर्ग रे और स, यह आपका हो गया मूर्धन्य। अब आपका आता है लरितु लसाना दंता। लरितु लसाना दंता, लरी से आपका हो गया लरी, तू से आपका तय वर्ग ल और श, इन सब का उच्चारण स्थान आपका कौन सा है? दंत है। कौन सा है आपका? दंत है। अब आपका आता है उपपदमान्या नाम ओष्ठव। देखो ये आपका उ हो ही गया, इसके अंदर आपकी दो हैं, एक है आपका पु प्लस उ, पु प्लस उ, तो ये तो आप गया हो गया पु यानी कि पै वर्ग, और ये उपपदमान्या, उपपदमान्या जो आपने ऊपर पढ़ा था पै और फै के आगे ये, ठीक है। तो उपपद मान्या नाम ओष्ठव, तो इनका उच्चारण स्थान आपका कौन सा है? ओष्ठ। यम मणे ना नाम नासिका च, तो ये जो आपके प्रत्येक वर्ग के जो 5वें अक्षर हैं आपके य मैं अंगणे न, तो ये आपके हो गए नासिक है। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो यानी कि ए ऐ, इनका हो गया आपका कंठ तालव्य। ओ दौतो, ओ और औ, इनका हो गया आपका कंठोष्ठ है। वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य यानी कि व का आपका उच्चारण स्थान हो गया दंत और होष्ठ, दांत और होठ। देखो बोल के देखो आप, व एक नीचे वाले होठ का और ऊपर वाले दांतों का आपका यूज होता है इसके अंदर। जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम, यानी कि क के साथ ये वाला और ख के साथ ये वाला, ये आपका हो गया जीवा मूल्य। नासिकानुस्वार से, यानी कि जो आपके नासिके वर्ण हैं आपके, तो उसके अनुस्वार होता है आपका, उसका क्या होता है आपका? नासिक है। क्या होता है आपका? नासिक है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? नासिक है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर आपके उच्चारण स्थान कितने हो गए? उच्चारण स्थान हो गए आपके 11। उच्चारण स्थान कितने हो गए आपके? 11। कितने हो गए? 11। पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में कि आपके उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 11। कितने? 11। लेकिन जो आपके पाणिनि है, हमारे पाणिनि है, तो उन्होंने उच्चारण स्थान कितने बताए हैं? पाणिनि ने उच्चारण स्थान आपके 8 बताए हैं, 1 उरस और 7 जो आपके एक हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवा मूल्य। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पाणिनि के अनुसार आपके उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आपके उच्चारण स्थान कितने हैं? 8, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था कि जो विसर्ग का उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ होता है। क्या होता है? विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन वो जिसके साथ भी लगता है वो उसी का ही उच्चारण स्थान अपना लेता है। जैसे हरि ही, हरि में आपकी ई की है, तो ई को हमने पढ़ा था ई चू यशानाम तालु, तो विसर्ग का तो है कंठ, लेकिन इसके आगे क्या लगी है? ई लगा है, आपका ई लगा है, तो ई के साथ विसर्ग लगा तो विसर्ग का उच्चारण स्थान हो गया आपका तालु। भानु, ऊ लगा तो आपका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, ओ लगा तो हो गया आपका कंठोष्ठ, ऐ लगा तो आपका हो गया कंठ तालु। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो आपके जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं?
मुख और नासिका दोनों से उच्चारण स्थान हो तो उसको हम बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। यानी कि मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। यानी कि मुख और नासिका दोनों से एक साथ उच्चारण किया जाता है तो वह क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके अनुनासिक वर्ण कितने हो गए? आपके 5। नासिक वर्ण कितने हो गए आपके? अनुनासिक तो है आपके 5 और नासिक हो गए आपके 6। 6 कैसे हुए? देखो, जो अनुनासिक वर्ण है वे मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं, और जो नासिक जो अनुस्वार है वो आपका बोला जाता है नाक से। तो नाक से बोलने वाले कितने हो गए आपके? 6। 5 तो हो गए आपके अनुनासिक और 1 हो गया आपका अनुस्वार। 1 कितना हो गया आपका? अनुस्वार। अब दो द्वित्व उच्चारण वाले स्थान कितने हैं आपके? द्वित्व उच्चारण स्थान वाले आपके कितने हैं? ये है आपके 10 वर्ण। 10 कैसे हुए? देखो, 5 तो आपके अनुनासिक है। अनुनासिक देखो, एक तो बोले जाते हैं मुख से और एक बोले जाते हैं नाक से। तो मुख और नाक 2 से बोले गए ना, तो ये हो गए आपके द्वित्व उच्चारण। ठीक है, एक हो गया आपका कंठ तालव्य ए ऐ कंठ और तालु से। 2 हो गए आपके कंठोष्ठ ओ औ कंठ और ओष्ठ से। तो ये कितने हो गए? 5 तो ये वाले हो गए, 2 ये, 5 2 7 और 2 ये, 7 और 2 9। 1 हो गया आपका दंतोष्ठ, यानी कि वह भी तो 2 से बोला जाता है, दंत और ओष्ठ है। ठीक है, तो आपके द्वित्व उच्चारण स्थान वाले कितने हो गए आपके? 10 वर्ण। कितने हो गए आपके? 10 वर्ण। अब ये बताओ, हमने पढ़ा था वर्ण के 2 स्थान पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था आपका उच्चारण और एक पढ़ा था हमने आपका प्रयत्न स्थान। उच्चारण स्थान हमने इसका देख लिया। अब हम करेंगे इसका प्रयत्न स्थान। क्या करेंगे हम? इसका प्रयत्न स्थान। ठीक है, प्रयत्न भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है आपका बाह्य प्रयत्न। एक होता है आपका आभ्यंतर और एक होता है आपका बाह्य प्रयत्न। ठीक है, जो वर्णों की उत्पत्ति का आंतरिक प्रयास का भाव होता है, यानी कि जहाँ से वर्णों की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं। वर्णोत्पत्ति प्राक अवस्था आभ्यंतर प्रयत्न। वर्णोत्पत्ति प्राक अवस्था आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न आपके होता है, एक होता है स्पृष्टम। क्या होता है आपका? स्पृष्टम 25 कैसे मैं तक काद्यो मावसानाम स्पर्शा। आपका पूछ लिया जाएगा कि इनमें से स्पृष्टम कौन सा है? काद्यो मावसानाम स्पर्शा शल उष्माणय अत्सवरा। तो आपको बताना है काद्यो मावसानाम स्पर्शा। दूसरा आता है आपका ईषत स्पृष्टम। ईषत स्पृष्टम ये होते हैं आपके 4 य व र ल यणोंत स्था। ईषद विवृतम ये भी आपके कितने होते हैं? 4 श स है, ये होते हैं आपका शल उष्माणय। क्या होता है आपका? शल उष्माणय। चौथा है आपका विवृतम, यानी कि स्वर अच है सवरा। विवृतम स्वर अच है सवरा। 5वां आता है आपका संवृतम। क्या आता है आपका? संवृतम ह्रस्व ए। संवृतम ह्रस्व ए प्रक्रिया दशायाम विवृतमेव, यानी कि जैसे को ए पी, ये था आपका विवृत यानी कि प्रक्रिया दशा, और हम इसको यो अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं को अपि संवृत, यह इसका हम प्रयोग करते हैं। ये तो होती है इसकी प्रक्रिया दशा और यह होती है आपकी प्रयोग दशा। ठीक है, लेकिन जो भट्टोजी दीक्षित है ना, भट्टोजी दीक्षित वो संवृत को स्वतंत्र आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मानते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो आपके 4 हैं। भट्टोजी दीक्षित के अकॉर्डिंग आपके आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 4। अगर वैसे ही पूछ लिया जाए कि आपके आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो आपको बताने हैं 5।
ठीक है, क्लियर, चले आगे। अच्छा, अब आपका आता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, ठीक है, जिनके उच्चारण में बाहरी प्रयास किया जाता है, जिनके उच्चारण में बाहरी प्रयास किया जाता है। तो आपके बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। ये एग्जाम में आया हुआ है कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। ठीक है, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं आपके? 11। बाह्य प्रयत्नों एकादश धा। अब देखो बाह्य प्रयत्न आपके कौन कौन से हैं? संवार, नाद, घोष, विवार, स्वार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्फुरित। ठीक है, अब आपके आते हैं संवार, नाद, घोष। देखो ये आ गया ना आपका हर्ष, इसको याद करने में आपको आसानी होती है। हर्ष, हर्ष में आपके कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है आपका, है, य, व, र, ल। ठीक है, तो हर्ष में आपके आते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, देखो आपका ये हमने पढ़ा था, ये जो माहेश्वर सूत्र पढ़ा था हमने, है, य, व, र, ट, ल, ण। ठीक है, हर्ष में आपका आ गया है, य, व, र, ल। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा हो गया ना, य, म, ण, न। ठीक है, और ये झ, भ, घ, ढ। ठीक है, ये हो गया आपका प्रत्येक वर्ग का चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया चौथा और ये हो गया आपका तीसरा, ज, ब, ग, ड, द। यहाँ तक आपको करना है सूर्य ये वाला और श ये वाला। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। क्लियर। अब आपका आ गया विवार, श्वास, अघोष, यानी कि खर। खर में आपका आता है पहला और दूसरा, श, श और श। ठीक है, क्लियर। क, ख, च, छ, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। अब इसके बाद आता है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और आपके हो गए अंतस्थ वर्ण। महाप्राण में आपका आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और आपके ऊष्म वर्ण। उदात्त, अनुदात्त, स्फुरित, इसके अंदर आपके आते हैं सभी स्वर वर्ण। उदात्त होता है आपका सिंपल ए, ई, उ। अनुदात्त में नीचे ये के अंडरलाइन लग जाती है सब में, वो आपका आ गया अनुदात्त। फिर आपका आता है स्फुरित। स्फुरित में आपके प्रत्येक इसके स्वर के ऊपर ये खड़ा डंडा आ जाता है। ठीक है, इनका यूज हम जैसे मंत्र वगैरह पढ़ते हैं उनमें ही इनका प्रयोग किया जाता है, वैसे हम इनका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रयत्न स्थान देख लिए। तो एक व्यंजन वर्ण के अधिकतम बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं आपके? 4। बाह्य प्रयत्न एक व्यंजन के कितने हो गए? 4। जैसे हम ले लेते हैं क वर्ग, क वर्ण ले लिया हमने, क वर्ण का ये एक इसमें है क और एक आपका इसमें है, इसमें हो गई विवार, श्वास, अघोष, 3 तो ये हो गई और एक हो गया आपका अल्पप्राण। तो एक वर्ण के बाह्य प्रयत्न कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं। ठीक है, और आभ्यंतर प्रयत्न कितना होता है आपका? एक ही होता है। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न कितना आपका? एक ही होता है। तो व्यंजन वर्ण के अधिकतम प्रयत्न स्थान कितने हो सकते हैं आपके? 5। 4 तो हो गए आपके बाह्य और एक हो गया आपका आभ्यंतर। ठीक है, तो कितने हो गए? 5। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, जो आपका एक स्वर वर्ण है उसके बाह्य प्रयत्न 3 हैं, तो उदात्त, अनुदात्त और स्फुरित। ठीक है, तो इसके अधिकतम अभ्यंतर प्रयत्न स्वर का कितना है? अभ्यंतर प्रयत्न है स्वर का विवृतम में आया था आपका, विवृतम, विवृतम में आपका केवल हो गया आपका स्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एक स्वर के अधिकतम प्रयत्न स्थान कितने होते हैं आपके? 4। 3 तो हो गए आपके बाह्य और एक हो गया आपका आभ्यंतर। क्लियर, पक्का? ठीक है,
देखो व्यंजन वर्ण के तो उच्चारण स्थान आपके हो गए, प्रयत्न कितने हो गए आपके 5, और स्वर के कितने हो गए आपके 4। तो आज हमने आपका ये वर्ण वाला भी टॉपिक कवर कर लिया है, वर्ण वाला भी टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, और मैं आपको कॉपी में भी करवा सकती हूँ, लेकिन इससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा, टाइम आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने सोचा कि हम बुक में से ही क्यों ना कवर कर लें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आती हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, शेयर करना, और थोड़ा एडजस्ट ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।